हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत अर्थात धरोहर, परंपराएं यानी प्रथा, हस्तकला अर्थात हाथों से बनाई गई कलाएं और ललित कलाएं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसमें भौतिक अर्थात सांसारिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, यानी माता पिता की बनावट के लक्षण और उनके सोच के लक्षण उनके बच्चों में मिलते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम जानते हैं। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम अर्थात भूमि, भवन, संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है अर्थात निर्माण करता है, उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली यानी जीवन जीने की कला को भी हम सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। इसके उपरांत हम दूसरी चीज़ें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन के नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता और कौशल यानी निपुणता का भी समावेश उसमें करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भारत संपन्न सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। बालक का जब जन्म होता है तो उसके साथ ही उसके माता पिता के शारीरिक बनावट और सोच विचार के लक्षण उस बच्चे में दिखाई देने लगता है, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम लोग जानते हैं। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम अर्थात भूमि, भवन, संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति तथा कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या उसका निर्माण करता है, उसे साधारण रूप में सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। ठीक उसी तरह सामाजिक जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं यानी सदियों से चले आ रहे रूढ़ियाँ यानी प्रथा, रीति रिवाज और एक विशेष खास प्रकार की जीवन जीने की कला को भी हम सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, रोज़ के जीवन के नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता और निपुणता का भी उसमें समावेश यानी मेल करते हैं। आगे पढ़ेंगे। भारत विश्व का प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं, उच्च कोटि की प्रथाओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परिवार व्यवस्था की विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं जिनमें हस्तकला, कारीगरी, कला, बत्तू हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला और नृत्य कला इत्यादि को गिना जाता है। अपनी प्राचीन यानी पुरानी मुद्राएं यानी सिक्के भी मूल्यवान थीं। भूतकाल में विदेशी यात्रियों का आक्रमणकारियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का केंद्र बना था। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक समान योग्य विद्या को समग्र विश्व में स्वीकार किया गया है और उसके परिणाम स्वरूप समग्र विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ बताया गया है कि भारत पूरे विश्व का प्राचीन देश है। उसकी उत्तम यानी श्रेष्ठ परंपराओं, प्रथाओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परिवार की व्यवस्था की विशेषताओं वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और उसकी सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं हैं जिनमें हस्तकला, कारीगरी, कला, बत्तू हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला और नृत्य कला इत्यादि को गिना जाता है, समाहित किया जाता है। अपनी पुरानी मुद्राएं यानी सिक्के भी मूल्यवान थी। भूतकाल में यानी बीते हुए समय में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए जो हमारे भारत पर आक्रमण करते थे, भारत की समृद्धि, संपन्नता से आकर्षित होकर
यहाँ पर आए थे। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक यानी चिन्ह के समान योग विद्या को समग्र यानी पूरे विश्व में माना गया है और उसका परिणाम यह है कि पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है भारतीय कारीगरों का कमाल। भारतीय कारीगरों ने क्या कमाल किया है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत को सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरों और कलाबत्तुओं अर्थात जरी काम करने वाले के हुनर परंपरागतता में समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से निपुणता से विकसित किया है। गूंथने का काम, काष्ठ कला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधी कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ा काम आदि भारत की विशेष पहचान है। भारत के कारीगरों के कमाल के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता का कारण भारतीय कारीगरों और कलाबत्तियों जैसे जरी का काम करने वाले लोगों के हुनर का ये कमाल है। इनके अंदर ये परंपरागत गुण समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगे जीवन को इन्होंने अपनी कला कारीगरी और अपने हुनर उद्योग द्वारा निपुणता के साथ इसका विकास किया है, इसको बढ़ाया है। गूंथने का काम, काष्ठ कला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा से संबंधित कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ से बनाई हुई जूड़ा काम आदि भारत की खासियत है, इसकी ये पहचान है। आगे पढ़ते हैं। मिट्टी कला। मिट्टी से किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन अर्थात पुराना संबंध या रिश्ता रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा अर्थात सफ़र मिट्टी से जुड़ी रहती है। धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांशतः अर्थात ज़्यादातर मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह की कोठी, जिसे बखार भी कहते हैं, आदि का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप कर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव्य पदार्थ अर्थात गीले पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान अर्थात बरनी, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज भी नवरात्रि में गरबा अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। मिट्टी से बने वस्तुओं के बारे में यहाँ बताया गया है कि मनुष्य का जीवन जो है मिट्टी के साथ बड़ा ही पुराना संबंध है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। जब धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य ज़्यादातर मिट्टियों से बने वस्तुओं का प्रयोग करता था, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज रखने की कोठी, बखार आदि चीज़ें बनाई जाती थीं। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप कर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे गीले पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में ही रखे जाते थे। रसोई बनाने के लिए रसोई घर के जो बर्तन होते थे वो भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति के समय में मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान यानी बरनी, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए पुराने समय में भारत का प्रथम यानी पहला यंत्र अर्थात मशीन माना जाता था। आज भी नवरात्रि में गरबा के समय अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं।
कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए टेराकोटा गए बर्तन तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगड़ज मेहसाना से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों यानी अंशों के आधार पर मिलता है। आगे बताया गया कि कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए गए, जिसे टेराकोटा भी बोलते हैं, ऐसे बर्तन तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भारत पुराने समय से ही प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण यानी सबूत हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगड़ज मेहसाना से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है। आगे पढ़ेंगे बुनाई कला। रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष अर्थात खास महत्व देते हुए आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना, खुद के ऊपर आश्रित होना, उसके साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया। बुनाई कला के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ उसे ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को खास महत्व देते हुए आज़ादी के समय उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया था। आगे पढ़ते हैं हाथ बुनाई। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता था और दिया सलाई के डिब्बे में भी आ जाता था। कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गलीचा, पाटड़ का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरों के नमूने भारत की पहचान थे। हाथ बुनाई के बारे में यहाँ बताया गया है कि बहुत पहले ही समय से भारत वस्त्र विद्या यानी कपड़े तैयार करने में, सुंदर सुंदर कपड़े में डिजाइन बनाने के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान इतना मुलायम होता है कि अंगूठी में से निकल जाता और दिया सलाई के डिब्बे में भी आ जाता था। कश्मीर के साथ भारत में बनने वाले गलीचा, पाटड़ का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ से बुनाई के खास कारीगरों के नमूने भारत की एक पहचान है, एक छवि है। आगे पढ़ूंगे। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल दौरान उस समय की राजधानी पाटण में अनेक कारीगर आकर बसे। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटण का पटोला जग विख्यात बना, यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना। पाटण की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। अत्यंत अटपटी, जटिल यानी कठिन और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित अर्थात सीमित कारीगरों तक ही रह गई है। पाटण में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है, अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है और रंग भी नहीं जाता है। इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि पड़ी पटोले भात, फाटे पर फीटे नहीं। अर्थात साड़ियों पर जो पटोला डिजाइन बनाया जाता है, साड़ी फट जाती लेकिन वह डिजाइन न फटता है न उसका रंग कभी जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कढ़ाई बुनाई की कला, इसके बारे में। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन अर्थात खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है, अर्थात पुराना है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिली है। कसीदाकारी यानी कढ़ाई की हुई। इसी तरह कश्मीर का काश्मीरी कसीदा भी प्रसिद्ध है।
इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जयपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत जो सदियों से चला आ रहा है ऐसे शैली वाले हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है। चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मनसद यानी गोल तकिया और झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई अर्थात बंदरदार कुर्ती नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई से सजा धुस्सा अर्थात ऊन की मोटी लोई रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान कृतियों से युक्त कसीदाकारी भी देखने को मिली है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में जट जैसे कौम यानी जात की कसीदाकारी की भी एक अलग पहचान है। यहाँ पे कढ़ाई बुनाई की कला के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा मोहेंजोदड़ो के खुदाई के समय मिली मूर्तियों और पुतलों के कपड़ों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत पुरानी है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ के जो स्त्री थे, पुरुष थे, उनके वस्त्रों पर कढ़ाई देखने को मिला है। इसी तरह कश्मीर का कश्मीरी कसीदा अर्थात कढ़ाई प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, जयपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र में बांधनी तथा उसके ऊपर की गई सदियों से चला आ रहा कढ़ाई जैसी शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रख्यात है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र आदि प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा, यानी घर पे ही ये स्त्रियां कार्य करती हैं। चंदोआ, लता तोरण, चौका, तकिया, मनसद और झूले के अलावा कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई अर्थात बददार कुर्ती नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई से सजा धुस्सा अर्थात ऊन की मोटी लोई रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान कृतियों से बना कसीदाकारी भी देखने को मिलती है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में जट जैसे जातियों की कसीदाकारी भी एक अलग पहचान है। आगे है चर्म उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पुर अर्थात चरसा तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धौकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट यानी खास स्थान था, जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज वस्तुएं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पलें, पर्स, पट्टा जिसे बेल्ट कहते हैं तथा घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी। चर्म उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में भारत में जो प्राणी मर जाते थे उनके चमड़े का अलग अलग उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद सदियों से चले आ रहे परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए, खेती के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पुर जिसे चरसा कहते हैं तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। मशक का मतलब होता चमड़े का बहुत बड़ा थैला। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के अलावा लोहार की धौकनी,
विविध अलग अलग प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का प्रयोग होता था। आगे बताया गया है कि भारत में चर्म उद्योग का खास जगह था, जिसमें जूते और चमड़े की अलग अलग चीज़ वस्तुएं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पलें, पर्स, घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की ही बनाई जाती थी। अब आगे हम पढ़ते हैं हीरा मोती काम और मीना कारीगरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है यानी किनारा है, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने अर्थात मात्रा पर होता रहा है। समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों अर्थात गहनों की पहले से ही विदेश में खूब मांग रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारतीय लोग आभूषणों के शौकीन थे। सोने के गहनों के अलावा श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा और अमीर लोग वैविध्य यानी अनेकता से पूर्ण अलग अलग तरह के हीरे मोती के आभूषण अर्थात गहने पहनते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री किनारा है, जिसके कारण हीरा मोती का प्रयोग बड़े मात्रा में होता रहा है। समुद्री मार्ग से यात्रा करके समुद्र पार के जो दूसरे देश हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए हीरे मोती के जो गहने हैं पहले से विदेशों में खूब उसकी मांग रहती है। विश्व विख्यात यानी पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध है कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारत के लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे। सोने के गहनों के अलावा श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा और अमीर लोग अलग अलग तरह के हीरे मोती के आभूषण पहनते थे। आगे हम पढ़ते हैं प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी अर्थात सेठ और महाजन लोग भी हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मालाओं और बाजूबंद बनाने में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के लिए नारियल, गुनगुना, पिछौरी, गेंडूरी, बैलों के लिए कलात्मक सेहरा, सींगों की झालर आदि बुनाई की कला कारीगरी अद्भुत रही है, अनोखी रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकलाएँ अर्थात हाथों के द्वारा तैयार किए जाने के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। आगे यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में राजा महाराजा, सेठ और महाजन लोग हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का प्रयोग अपने वस्त्रों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मालाओं और बाजूबंद बनाने में रत्नों का प्रयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका आदि बुनाई की कला कारीगरी अनोखी रही है। पूरे भारत में ये सारी कारीगरी हाथों के द्वारा तैयार होने के कारण कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिली है। आगे पढ़ते हैं। आगे है सोना, चांदी तथा मीनाकारी की कला कारीगरी में दुनिया भर के देशों में भारत का स्थान अग्रसर है अर्थात आगे है। अपने यहाँ सोना चांदी के अलंकारों अर्थात आभूषण जैसे माला, हार, अंगूठी, इयररिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप से हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सोना चांदी और मीनाकारी की कला कारीगरी में
पूरे दुनिया भर के देशों में भारत का सबसे पहला स्थान है। अपने यहाँ सोना चांदी के जो आभूषण होते हैं, जैसे कि माला, हार, अंगूठी, ईयर रिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरों द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की सुंदरता और बढ़ा देते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में खास रूप से मिलते हैं अर्थात हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे है जरी काम। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर, कन्या को विवाह के समय पहनाया जाने वाला वस्त्र, साड़ी, घरचोला जैसे वस्त्र परिधान यानी पहनने के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते थे। जरी काम के बारे में यहाँ बताया गया कि जरी काम में अपना भारत देश पुराने समय से ही प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला के द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रख्यात है। पानेतर, जो कन्या को विवाह के समय पहनाया जाने वाला वस्त्र है, साड़ी, घरचोला जैसे वस्त्र पहनने के लिए सूरत की कुशल कारीगरी जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ अद्भुत काम करते हैं। आगे है धातु काम। धातु काम के बारे में पढ़ते हैं। धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है, बहुत ही पुरानी विद्या है, कला है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हसिया, बर्मा जिसे छिद्रक भी कहते हैं, घुमाव वाली आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से बनाते थे। सोना चांदी जैसे धातुओं का उपयोग गहने में होता था। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार और हथियार बनाने में होता था। धातु काम के बारे में यहाँ बताया गया कि धातु विद्या में भी हमारा भारत बहुत ही पुराने समय से उसके बारे में जानकारी रखता है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या प्रगति हुई। लोथल के कारीगर धातु में से हंसिया, बर्मा, घुमाव वाली आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के अलावा बर्तन, मूर्तियाँ, पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु से ही बनाते थे। सोना चांदी जैसे धातुओं का उपयोग पहनने के लिए करते थे। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का प्रयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था। इसके बाद है काष्ठ कला। काष्ठ कला क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, गोखा जिसे ताक कहते हैं, खम्भे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनाने के साथ काष्ठ कला नक्काशी का विकास होता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने प्रसिद्ध हैं। काष्ठ कला के बारे में यहाँ कहा गया है कि मानव जीवन का जो रिश्ता है शुरू से वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होने लगा। इसके बाद लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, खम्भे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनाने के साथ साथ काष्ठ कला नक्काशी यानी उसमें डिजाइन का भी काम करने के क्षेत्र में विकास करता रहा। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं।
आगे है जड़ाऊ काम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन अर्थात बहुत ही पुरानी कला है। भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उनमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथबिंदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़ाकर पहनते थे। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसे जड़ाऊ कला में सिद्धहस्त थे अर्थात दक्ष थे, कुशल थे। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है। जड़ाऊ काम के बारे में बताया गया है कि अलंकार और जड़ाऊ काम की जो कला है भारत की बहुत ही पुरानी कला है। भारत के राजा, सम्राट और दूसरे शासक उस समय के श्रीमंत और दूसरे लोग जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे अर्थात सोने के गहने को धारण करते थे उसमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथबेदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़ाकर ये लोग पहनते थे। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसे जड़ाऊ कला में दक्ष थे। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आगे पढ़ते हैं। अकीक काम। अकीक काम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल पत्थर मुख्य है। विशेष करके सिरका मिश्रित नीले या सफ़ेद रंग के पत्थरों को अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत, खंभात, अहमदाबाद और राणपुर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंभात भेजा जाता है। खंभात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराश कर उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों की माला या मड़का तैयार करते हैं। अकीक काम के बारे में बताया गया है कि अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती मूल्यवान पत्थर है जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक यानी इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ऐसा सुंदर लाल पत्थर मुख्य है। खास करके सिरका मिश्रित नीले या सफ़ेद रंग के पत्थरों को अकीक कहते हैं। गुजरात में सूरत, खंभात, अहमदाबाद और राणपुर क्षेत्रों में अलग अलग आकार के अकीक के पत्थर पाए जाते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंभात भेजा जाता है। खंभात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराश करके अर्थात उसे सही आकार दे करके उन्हें अलग अलग अलंकारों में जड़ाऊ योग्य लायक बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों की माला या मड़का तैयार करते हैं। आगे पढ़ते हैं। चित्रकला। विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि अथवा श्रेष्ठ है। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा कला एवं सौंदर्य अर्थात सुंदरता का रसपान कराती है, आनंद अनुभव करवाती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे विविध अर्थात अलग अलग भावों का दर्शन कराने की क्षमता अर्थात ताकत है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन यानी पुराने हड़प्पी संस्कृति के अवशेषों में से भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं। पुरातत्व विभाग के उत्खनन में से अर्थात खुदाई में भी भारत की चित्रकला के नमूने अर्थात खाका मिलते रहते हैं। पाषाण युग के आदिमानव के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के आलेखन अर्थात अंकित चित्र देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल पौधे बनाते थे। मध्य प्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरन आदि चित्र उल्लेखनीय हैं। अजंता एलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों अर्थात खुशी के मौक़ों पर स्वस्तिक ऐसा अस्तित्व जो शुभ भावना से भरा और कल्याणकारी हो, ऐसे कलश, गणेश के चित्र बनाने और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा अर्थात परंपरा भी बड़ी पुरानी है।
चित्रकला के बारे में बताया गया है कि अलग अलग कलाओं में चित्रकला का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा कला एवं सुंदरता का आनंद कराती है, अनुभव कराती है। इसमें प्रकृति यानी कुदरत के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे अलग अलग भाव के दर्शन कराने की शक्ति है। लगभग 5000 साल पुराना हड़प्पी संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उसमें से भारतीय चित्रकला के सबूत मिले हैं। पुरातत्व विभाग के खुदाई में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहते हैं। पाषाण युग के जो आदि मानव थे उनके गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के अंकित चित्र देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल पौधे बनाते थे। मध्य प्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरन आदि चित्रों का वर्णन किया गया है। अजंता एलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला के बेमिसाल उदाहरण हैं, बेजोड़ उदाहरण हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों यानी शुभ कार्यों पर स्वास्तिक अर्थात ऐसा अस्तित्व जो शुभ भावना से भरा हो और कल्याणकारी हो, ऐसे कलश, गणेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। आगे पढ़ते हैं। आगे है भारत की ललित कला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों की वेशभूषा अर्थात पहनावा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अध्ययन रसमय है, आनंद से भरा है। भारत की ललित कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि गायन, वादन, नर्तन और अलग अलग पात्रों की वेशभूषा धारण करके अर्थात पहन करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय करना, उसका पात्र निभाना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, खासियत रही है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का काम काफ़ी समय से भारत में चलता रहा है, जिसका विशद अर्थात निर्मल अध्ययन आनंदमय है। आगे पढ़ते हैं। संगीत कला। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न है, अलग है। हमारे 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांट सकते हैं। संगीत के मुख्य 5 राग हैं: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से अर्थात मुंह से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय निम्नानुसार है। संगीत कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि स्वर, ताल और लय के नज़रिए से भारतीय संगीत विश्व के दूसरे देशों के संगीत से अलग है। हमारे 4 वेद हैं, जिसमें से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का मेल होता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये संगीत के 7 मुख्य स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत के मुख्य 5 राग हैं: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा लोग कहते हैं कि 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुआ था। पहले भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात का परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है संगीत मकरंद। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 19 प्रकार की वीणा
और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है। संगीत मकरंद के बारे में बताया गया है कि संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी 900 के आसपास मकरंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का उल्लेख किया गया है। दूसरा है संगीत रत्नाकर। इसके बारे में पढ़ते हैं। संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। उनके विषय में इनको जानकारी थी। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। संगीत रत्नाकर के बारे में बताया गया है कि संगीत शास्त्र के ज्ञाता यानी जानकार पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के निर्माणकर्ता थे। वे दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से ये परिचित थे। इसके विषय में इनको जानकारी थी। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे उत्तम प्रमाणभूत ग्रंथ माना था। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। आगे पढ़ेंगे संगीत पारिजात। इसके बारे में पढ़ेंगे। पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व अर्थात वजूद और विशिष्टता अर्थात खासियत रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूती-ए-हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय की अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक कन्याएं खूब प्रसिद्ध थी। संगीत पारिजात के बारे में यहाँ बताया गया है कि पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया था। उन्होंने अलग अलग रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत्र वजूद और खासियत रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। आगे बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान दिए, जिसके कारण तूती-ए-हिंद के रूप में ये प्रसिद्ध थे। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्ति का वातावरण बन गया था। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय की अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और रीरी नामक कन्याएं खूब प्रसिद्ध थी, प्रख्यात थी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे की वीडियो पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया है उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।